चलिए सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया शिक्षा नीति को NEP 2020 कहते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया शिक्षा नीति को NEP 2020 कहते हैं। NEP 2020 जो है वो पुरानी शिक्षा नीति जो कि 1986 में लागू हुई थी उसको रिप्लेस करता है। पुरानी शिक्षा नीति 1986 को रिप्लेस करता है। कौन? NEP 2020। ठीक है, तो अब हम लोग इसके उद्देश्य भी पढ़ेंगे, फिर स्टेजेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट करते करते समझते हैं हम लोग। NEP 2020 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा 29 जुलाई 2020 को लागू की गई शिक्षा नीति को NEP 2020 कहते हैं। ठीक है, NEP 2020 जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका फुल फॉर्म भी हम अभी लिख देंगे आप लोगों को। NEP जो होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा 29 जुलाई 2020 को लागू की गई शिक्षा नीति है। ठीक है, क्या है? लागू की गई शिक्षा नीति है। कब लागू की गई? 29 जुलाई 2020। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, ये जो है पुरानी शिक्षा नीति 1986 को रिप्लेस करती है। ऊपर लिख देते हैं। इसने पुरानी शिक्षा नीति यानी पुरानी शिक्षा नीति कौन थी? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एजुकेशन 1986। पुरानी शिक्षा नीति कौन सी नीति? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। पुरानी शिक्षा नीति का नाम क्या था? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986। और ये क्या है? NEP। ठीक है, 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसको ऐसे भी बोला जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, 1986 को रिप्लेस करता है। ठीक है, NEP 2020 जो है पुरानी शिक्षा नीति, कौन सी पुरानी शिक्षा नीति? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है? पुरानी शिक्षा नीति। पुरानी शिक्षा नीति कौन सा है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। कौन रिप्लेस करता है? NEP 2020। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके उद्देश्य देखते हैं। NEP 2020 के उद्देश्य क्या क्या हैं?
पहला है रटने वाली शिक्षा को कम करना, रटने वाली शिक्षा को कम करना, ठीक है। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बढ़ाना, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बढ़ाना, ठीक है। तीसरा है स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना, स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना, ठीक है। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना, फिर क्या है क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना, विकसित करना, ठीक है। फिर पांचवा क्या है बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, पांचवा क्या है बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। अब बाकी का ऊपर लिख देते हैं। फिर 6 नंबर में है सभी को समान शिक्षा देना, सभी को समान शिक्षा देना, ठीक है। फिर 7 नंबर में है भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देना, और मूल्यों को बढ़ावा देना, ठीक है। ये क्या है ये उद्देश्य है। क्या सब उद्देश्य है? रटने वाली शिक्षा को हटाना, रटने वाली शिक्षा, रट्टा मार के जो शिक्षा होती थी, रट्टा मार के जो पढ़ाई होती थी उसको हटाना, ठीक है। फिर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बढ़ाना, कॉन्सेप्ट बेसिस पे लर्निंग, कॉन्सेप्ट बेसिस पे पढ़ाना, कॉन्सेप्ट बेसिस पे सीखना, इसको बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। फिर है स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना, बच्चों का स्किल जो है वो डेवलप हो सके उस पर जोर देना, ये एनईपी 2020 के उद्देश्यों में से एक है, ठीक है। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना, तर्क सोचकर समस्या का समाधान करना, ये बच्चों में विकसित करना, ठीक है। फिर है बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, मतलब समग्र विकास करना, सिर्फ किताबी भाषा में किताबों के बीच में विकास नहीं हो, सिर्फ पढ़ाई में विकास नहीं हो, समग्र विकास हो, सभी तरह के विकास बच्चों में आवश्यक है, ठीक है। फिर है सभी को समान शिक्षा देना, चाहे वो बच्चा गरीब हो, चाहे वो बच्चा अच्छे फैमिली से आता हो, चाहे वो बच्चा दूसरे भाषा का हो, चाहे वो बच्चा दूसरे संस्कृति के हो, ठीक है। तो सभी को समान शिक्षा देना। फिर है भारतीय संस्कृति और मूल्यों का बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति यानी अपनी संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये एनईपी 2020 के उद्देश्य हैं, ठीक है। अब चलिए अब नई शिक्षा नीति पढ़ लेते हैं कि क्या है उसमें, फिर पुरानी शिक्षा नीति में क्या था, किसको हटा के नई शिक्षा नीति में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। देखिए
पुरानी जो शिक्षा नीति थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, उसको वो क्या थी, पुरानी जो थी, पुरानी 10+2 थी, 10+2 व्यवस्था, 10+2 व्यवस्था, उसको हटा दिया गया था। 10+2 व्यवस्था हटाकर नई संरचना लागू की गई, नई संरचना लागू की गई। पुरानी 10+2 व्यवस्था हटाकर नई संरचना लागू की गई। पुरानी 10+2 व्यवस्था किसमें थी? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ठीक है। नई संरचना लागू की गई। तो अब नई संरचना है क्या? नई शिक्षा संरचना है, नई शिक्षा संरचना जो है वो क्या है? वो 5+3+3+4, ठीक है। तो नई शिक्षा संरचना जो है वो है 5+3+3+4, ठीक है। तो ये मेनली जो ये 5+3+3+4 है ना, ये ईयर डिनोट करता है। क्या करता है? ईयर डिनोट करता है, साल। ये ईयर डिनोट करता है, मतलब साल। 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। इसको स्टेजेज में बांटा गया, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। समझने के लिए समझिए कि ये जो है 5+3+3+4 नई शिक्षा संरचना, वो मेनली ये 5 जो है ये डिनोट करती है ईयर को, साल को, यानी 5 साल। 5 साल अब किस में? तो ये प्री स्कूल, ठीक है, और +1+2, यानी प्री स्कूल +2 क्लास, ठीक है। प्री स्कूल में 3 साल, फिर 1 साल 1 क्लास में, फिर 2 क्लास में 1 साल, तो 3 2 5 साल, ये ईयर डिनोट करता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये 3 है तो 3 साल होगा, तो कितना है? 3 से 5, यानी 3 में 1 साल, 4 में 1 साल, 5 में 1 साल, 3 साल हो गया। फिर ये 3 जो है ये 6 से 8, 6 में 1 साल, 7 में 1 साल, 8 में 1 साल, ठीक है। अब ये जो 4 है ये हो गया 9 से 12, यानी 9 से इंटर तक, ठीक है। 9 हो गया 1 साल, 10 हो गया 2 साल, 11 हो गया 3 साल, 12 हो गया 4 साल। तो मेनली ये 5+3+3+4 जो है ये नई शिक्षा संरचना जो है वो मेनली क्या करती है? ईयर डिनोट करती है, ठीक है। ईयर, ये जो है ये 5+3+3+4 ये क्या डिनोट करती है? ईयर डिनोट करती है, ठीक है। अब हम लोग इसका ब्रीफ में देखेंगे क्या सब स्टेज है। अब यहाँ लिख लीजिए स्टेज, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं क्लास, और यहाँ लिख लेते हैं एज, ठीक है। स्टेज हो गया पहला, फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज, इसको हिंदी में बोलते हैं आधारभूत चरण। क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं आधारभूत चरण, स्टेज, ठीक है। ये कौन सा क्लास में है? प्री +1+2, ठीक है। ये किस किस साल में होता है? 3 ईयर्स से 8 ईयर्स तक, ठीक है। अब फिर दूसरा स्टेज आ जाता है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज, प्रीपैरेटरी स्टेज, इसको हिंदी में बोलते हैं तैयारी चरण। प्रिपरेटरी स्टेज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं तैयारी चरण, ठीक है। ये कौन सा क्लास हो गया? 3+4+5, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 3 से 5, ठीक है। ये कौन सा साल हो गया? ये 8 से 11 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद स्टेज हो गया मिडिल स्टेज। क्या हो गया?
मिडिल स्टेज, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य चरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य चरण। ठीक है, इसका क्लास कौन सा हो गया? 6 से 8 क्लास। ठीक, क्या हो गया? 11 से 14 ईयर्स, 14 ईयर्स। ठीक है, अब लास्ट स्टेज हो गया सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज, इसको हिंदी में बोलते हैं माध्यमिक चरण। माध्यमिक चरण, ये हो गया 9 से 12 क्लास। उम्र हो गया 14 से 18। क्या हो गया? 14 से 18 ईयर्स। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज, पहला क्या हो गया? फाउंडेशनल स्टेज, इसको हिंदी में बोलते हैं आधारभूत चरण। इसका क्लास जो होता है प्री स्कूल +1 +2, यानी इसमें 5 साल होता है बच्चों को। एज क्या है? 3 साल से 8 ईयर्स, 3 साल से 8 साल। ठीक है, फिर दूसरा स्टेज हो गया प्रिपरेटरी स्टेज, इसको बोलते हैं तैयारी का चरण। इसका क्लास होता है 3 से 5, यानी 3, 4, 5। ठीक है, एज हो गया 8 से 11 साल। ठीक है, फिर तीसरा स्टेज हो गया मिडिल स्टेज, इसको बोलते हैं हिंदी में मध्य चरण। ये हो गया 6, 7, 8 क्लास के लिए। ठीक है, 6 to 8 क्लास के लिए। इसका एज हो गया 11 से 14 ईयर्स, 11 से 14 साल। ठीक है, और लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, इसको बोलते हैं हिंदी में माध्यमिक चरण। ये 9 क्लास से 12 क्लास तक है, 9th क्लास से 12 क्लास तक। ये 14 से 18 साल, यानी 4 साल, 9, 10, 11, 12 क्लास। ठीक है, तो ये स्टेजेज हो गए, एज हो गए और क्लास हो गए। ठीक है, तो इसी पे शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति 5 साल इस पे, 3 साल इस पे, 3 साल इस पे, 4 साल इस पे, यानी 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, पुरानी शिक्षा नीति क्या थी? 10 + 2। ठीक है, 10th के बाद 2 साल 11, 12। तो ये पुरानी शिक्षा नीति थी 1986। ठीक है, लेकिन नई शिक्षा नीति जो है वो क्या है? 5 + 3 + 3 + 4, यानी 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल बच्चों को दिया जाए। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस फाउंडेशनल स्टेज के बारे में देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बस वही पढ़ाया जाएगा। एग्ज़ाम से में जो नहीं आएगा वो नहीं पढ़ाया जाएगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास हो रही है तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास ही होगी और एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो क्या है? फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधारभूत चरण। आधारभूत चरण। ठीक है, आधारभूत चरण, इसमें क्या सब होता है? प्ले वे लर्निंग होता है, खेल विधि से सिखाना होता है। प्ले वे लर्निंग, यानी खेल विधि से। किससे? खेल विधि से। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो गया? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। फिर क्या हो गया? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, इसमें गतिविधि आधारित। गतिविधि आधारित शिक्षण। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? तीसरा है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तीसरा है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भाषा विकास। ठीक है, ये थोड़ा सा
साफ लिख देते हैं, भाषा विकास। ठीक है, फिर लास्ट है ECCE पर जोर। तो ये क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन एंड एडुकेशन पर जोर। पर ये क्या है? फाउंडेशनल स्टेज, आधारभूत चरण। इसमें क्या सब है? प्ले वे लर्निंग, खेल विधि से सिखाना है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित से सिखाना है, गतिविधि कर करके सिखाना है बच्चों को। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास करना है। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन पर जोर। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन पर जोर, यानी चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड का केयर और एडुकेशन पर जोर देना है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है, और एडुकेशन पर जोर देना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे मातृभाषा का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। यानी कि 2020 में मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा का कितना इम्पोर्टेंस है, मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, NEP 2020 के अकॉर्डिंग अब हम लोग वो पढ़ेंगे। तो कक्षा 5 तक, कब कहाँ तक? कक्षा 5 तक। ठीक है, और अगर संभव हो तो कक्षा 8 तक। चलिए यही लिख देते हैं। तो कक्षा 8 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाने की बात कही गई है, बात कही गई है। मातृभाषा में शिक्षा अगर मातृभाषा में देना है, उसके बारे में NEP 2020 में क्या बोला गया है? कक्षा 5 तक तो देना ही देना है, एकदम अनिवार्य रूप से। क्लास 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा का महत्व तो देना ही देना है। अगर हो सके, अगर संभव हो तो कक्षा 8 तक, क्लास 8 तक भी हम लोग मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाने की बात कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक? क्लास 5 तक तो हम लोगों को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाना ही है, लेकिन अगर संभव हो तो क्लास 8 तक भी हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर संभव हो तो, हालांकि टीचर चाहेगा तो संभव हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, मातृभाषा में हम लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। ये किसने कहा है? NEP 2020 ने कहा है। ठीक है, अब हम लोग FLN पढ़ेंगे। इससे डायरेक्ट जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं सब में से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे FLN। इसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल
लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एंड न्यूमरेसी, ठीक है। FLN जो है NEP 2020 के अकॉर्डिंग FLN जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या कहता है, इसका कहना है कि क्लास 3 तक बेसिक चीज़, ठीक है, लिखना पढ़ना, ठीक है, बेसिक गणित आना चाहिए। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का कहना है कि क्लास 3 तक लिखना पढ़ना और बेसिक मैथ, बेसिक गणित बच्चों को आना चाहिए। उसको ये किसके अंदर आता है, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, लिख लीजिए। कक्षा 3 तक हर बच्चों को पढ़ना लिखना और बेसिक गणित बच्चों को आना चाहिए। बच्चों को आना चाहिए, ठीक। बच्चों को FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है, इसके अंतर्गत कक्षा 3 तक सभी बच्चों को लिखना पढ़ना और बेसिक गणित आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए निपुण भारत मिशन भी चालू किया गया था। क्या चालू किया गया था, निपुण भारत मिशन चालू किया गया था, लिख लीजिए। ऊपर लिख लेते हैं, नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इसके लिए, किसके लिए, FLN के लिए, ठीक है। इसके लिए निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन शुरू किया गया, शुरू किया गया। किसके लिए, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए क्या शुरू किया गया, निपुण भारत मिशन, ठीक है। FLN जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसके अंतर्गत क्या आता है, क्लास 3 तक के सभी बच्चों को लिखना पढ़ना और बेसिक गणित आना चाहिए, ठीक है। तो ये सुचारू रूप से चले उसके लिए क्या शुरू किया गया, निपुण भारत मिशन, ठीक है। एक मिशन शुरू किया गया जिसका नाम क्या था, निपुण भारत मिशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया है। किस पे, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पे जोर दिया है। लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया है, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पे, ठीक है। फिर है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, फिर क्या है, फिर है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। फिर क्या है, टॉय बेस्ड लर्निंग,
टॉय बेस्ड पेडागोगी, टॉय बेस्ड पेडागोजी, ठीक है, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र। इसको फिर आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, ठीक है, कला एकीकृत अधिगम, ठीक है। फिर डिस्कवरी मेथड, फिर क्या है, डिस्कवरी मेथड, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में क्या सब आया, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया, किस पे जोर दिया, लर्निंग बाय डूइंग पे, यानी करके सीखने पे जोर दिया, किसने, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ने, ठीक है। इससे डायरेक्ट सवाल आया हुआ है ये वाला, टॉय बेस्ड पेडागोजी जो है वो किस में आते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में आते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में, ठीक है। टॉय बेस्ड खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र जो है वो किस में है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में है। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, कला एकीकृत अधिगम जो है वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में आता है। फिर डिस्कवरी मेथड, फिर क्या है, डिस्कवरी मेथड यानी खोज विधि, किस में आता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वोकेशनल एजुकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। इसमें जो है कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन शुरू होती है, कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन, कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन शुरू होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, जैसे में हो गया कोडिंग, जैसे में क्या हो गया, कोडिंग, फिर हो गया गार्डनिंग, बागवानी जिसको बोलते हैं, क्या हो गया, गार्डनिंग, बागवानी, पेड़ पौधे फूल सब्जी के उगाने और उनकी देखभाल करने की प्रक्रिया, ठीक है। फिर कारपेंटरी, बढ़ईगिरी जो होता है, कारपेंटरी, ठीक है। फिर क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क, विद्युत कार्य जो होता है, इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है। साथ में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, साथ में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन जो है कक्षा 6 से, क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन शुरू होती है। वोकेशनल एजुकेशन किस क्लास से शुरू होती है, क्लास 6 से, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, कोडिंग हो गया, फिर गार्डनिंग हो गया, बागवानी पेड़ पौधे का उगानी वगैरह सब, कारपेंटरी बढ़ईगिरी जो लकड़ी का काम करता है, फिर इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है, विद्युत का काम, फिर साथ में इसके इंटर्नशिप भी कराई जाएगी वोकेशनल एजुकेशन में। इंटर्नशिप, इलेक्ट्रिक कार, गार्डनिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, गार्डनिंग, कारपेंट्री, कोडिंग, ये सब किस में आती है, वोकेशनल एजुकेशन में। वोकेशनल एजुकेशन किस क्लास से स्टार्ट होती है, क्लास 6 से, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट सिस्टम, हर बार क्वेश्चन आता है असेसमेंट से। असेसमेंट
सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या सब होता है, अब केवल रट कर, अब केवल रट कर परीक्षा पास करने पर जोर नहीं होगा, जोर नहीं होगा। ठीक है, बल्कि किस पे होगा, बल्कि किस पे जोर होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, क्षमता आधारित प्रश्न। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्षमता आधारित प्रश्न। फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर क्या है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फिर क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, अनुप्रयोग आधारित अधिगम। ठीक है, ज्ञान का उपयोग करना रियल लाइफ की परिस्थितियों में। ठीक है, पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि किस पर ध्यान दिया जाता है, पर ध्यान दिया जाता है। किस पर ध्यान दिया जाता है असेसमेंट सिस्टम में, अब केवल रटकर परीक्षा पास नहीं करना है, बल्कि किस पर जोर दिया गया है, रटकर परीक्षा पास करने पर जोर नहीं दिया गया। किस पर दिया गया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्षमता आधारित प्रश्न पर जोर दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग, समझ पर जोर दिया गया है। फिर एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, अनुप्रयोग आधारित अधिगम, जो रियल लाइफ से जोड़ता है अपने आप को। ठीक है, फिर इन सब चीज़ों पे, ये 3 चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। किन पे ध्यान नहीं दिया गया है, रटकर परीक्षा पास करने पर जोर नहीं दिया गया। किस पर जोर दिया गया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, ये 3 चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है परख। क्वेश्चन आया हुआ इस टॉपिक से। अब एक टॉपिक आता है परख। ठीक है, टॉपिक है परख। ये जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम है। क्या नाम है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है, परख। परख जो है वो क्या है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम है। ठीक है, छात्रों का लर्निंग आउटकम्स का मूल्यांकन करना, इसका काम क्या है, छात्रों के लर्निंग आउटकम्स का मूल्यांकन करना। क्या काम है, छात्रों के लर्निंग आउटकम्स का मूल्यांकन करना। ठीक है, ये क्या है, परख। परख किसको बोलते हैं, परख जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम है परख। ठीक है, इसमें इस परख का काम क्या है, छात्रों के लर्निंग आउटकम्स का मूल्यांकन करता है। परख क्या करता है, छात्रों के लर्निंग आउटकम्स का मूल्यांकन करता है, लर्निंग आउटकम्स का मूल्यांकन करता है। ठीक है, परख।
अब चलिए अब पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, कैसे किस चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है, टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में बढ़ावा किस तरह दिया गया है, कैसे दिया गया है, वो देखिए। डिजिटल लर्निंग, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया गया। कौन कौन? ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। फिर है दीक्षा प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर है ई कंटेंट, डिजिटल रूप में उपलब्ध है ई कंटेंट जो कि डिजिटल रूप में उपलब्ध है, ठीक है। फिर आ गया वर्चुअल लैब, मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन प्रयोग करना होता है इसको, वर्चुअल लैब्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी जो है, डिजिटल लर्निंग जो है, ठीक है, उसको किस तरह से बढ़ावा दिया गया है? ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, दीक्षा प्लेटफॉर्म के थ्रू, ई कंटेंट के थ्रू, ठीक है, वर्चुअल लैब्स के थ्रू, जो कि मोबाइल या कंप्यूटर से हम लोग यूज कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग रिपोर्ट कार्ड सिस्टम अब पढ़ेंगे, इससे भी क्वेश्चन हर बार आता है। अब पढ़ेंगे हम लोग रिपोर्ट कार्ड सिस्टम। रिपोर्ट कार्ड सिस्टम, ठीक है। अब रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा, क्या सब शामिल होगा एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग? अब रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा क्या सब? पहला है सेल्फ असेसमेंट, स्व मूल्यांकन, खुद से मूल्यांकन जो होता है उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। अरे यार क्या लिख दिए, ठीक है, स्व मूल्यांकन। अब दूसरा है पीयर असेसमेंट, सहपाठी के साथ पीयर असेसमेंट, सहपाठी मूल्यांकन, फिर तीसरा क्या है? टीचर असेसमेंट, शिक्षक मूल्यांकन, ठीक है। कौन कौन मूल्यांकन शामिल हुआ है? एनईपी 2020 का कहना है रिपोर्ट कार्ड सिस्टम में जो है, अब रिपोर्ट कार्ड में 3 चीज़ें शामिल होगी। क्या सब शामिल होगी? 3 चीज़ें शामिल होगी। क्या सब? ये पहला होगा सेल्फ असेसमेंट, जो कि स्व मूल्यांकन है, खुद से मूल्यांकन करना है खुद का, ठीक है। फिर है पीयर असेसमेंट, सहपाठी मूल्यांकन करेगा, मतलब जैसे हम 2 आदमी हैं, याद कर लिए, एक दूसरे को दिए सुनाने के लिए, वो पहले सुना, फिर वो मूल्यांकन किया कि ये इतना याद नहीं है या ये याद है आपको, फिर उनका हम सुने, फिर हमको पता चला कि वो ये याद नहीं है उसको, वो याद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सहपाठी मूल्यांकन पीयर असेसमेंट होता है। उसके बाद हो गया टीचर असेसमेंट, शिक्षक जब मूल्यांकन करता है, ठीक है, जब शिक्षक मूल्यांकन करता है। तो ये 3 तरह के असेसमेंट
जोड़ा गया है, शामिल किया गया किस में, NEP 2020 में। कौन से सिस्टम में, रिपोर्ट कार्ड सिस्टम में। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग देखेंगे NEP 2020 के लाभ क्या सब हैं। NEP 2020 जो है वो जो लागू किया गया है उनके लाभ क्या क्या हैं। ठीक है, तो लाभ देखेंगे हम लोग NEP 2020 के। ठीक है, पहला, बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बच्चों में क्रिएटिविटी, बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ेगी। फिर स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा, स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा। फिर क्या है, स्ट्रेस कम होगा पढ़ाई का, स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, फिर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। NEP 2020 लागू होने से क्या क्या लाभ हुआ हम लोगों को, वो है, पहला है बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, फिर दूसरा स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, स्ट्रेस कम होगा, पढ़ाई का स्ट्रेस कम होगा। सरकार ने ये भी किया है कि बच्चे जो है वो बैग में कम किताबें ले जाएंगी। ठीक है, तो उस स्ट्रेस कम होगा। फिर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे जब इस तरह से शिक्षा होगी, स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, इस तरह से अगर क्रिएटिविटी, इस तरह से अगर शिक्षा होगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो NEP 2020 जो है यहाँ ख़त्म होता है। और एक गुड न्यूज़ है, इंक्लूसिव एजुकेशन आज इस टॉपिक के साथ ख़त्म हो गया है, यानी 5 क्वेश्चन जो है, 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो जो टॉपिक से आते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग एंड पेडागोजी। ठीक है, पहला क्लास जो इसके बाद होगा वो लर्निंग एंड पेडागोजी का इंट्रो क्लास होगा। लर्निंग किसको कहते हैं, पेडागोजी किसको कहते हैं, ठीक है, उसके उद्देश्य क्या है, या लर्निंग एंड पेडागोजी के बारे में किन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर उनका थ्योरीज वगैरह सब है, उनका क्लास होगा। और गुड न्यूज़ ये है कि CDP 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगी पूरी 30 मार्क्स की, जो हम लोगों ने सिलेबस लिखी है, जो सिलेबस हर बार एग्ज़ाम में आता है, वो सिलेबस 4-5 दिन में हम लोगों की ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग मैथ्स का स्टार्ट करेंगे। तो पेडागोजी मैथ्स का मैं पढ़ाऊँगा, और मैथ्स के सवाल जो हैं, जो 15 नंबर के पूछे जाते हैं, वो प्रकाश सर पढ़ाएंगे, जो कि मैथ्स के बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों को मज़ा आएगा। हम लोगों को गर्मी छुट्टी है, आज से हम लोगों को गर्मी छुट्टी है, तो 20-22 दिन की गर्मी छुट्टी है। उसमें हम चाहते हैं कि आप लोगों का क्लास जो है थोड़ा जल्दी हो, और 2-2 क्लास, कम से कम 2-2 वीडियो अपलोड हो, ताकि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होने में आप लोगों का हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अब हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग एंड पेडागोजी। धन्यवाद।